नहीं नहीं, आपको तो ये पीपीटी दिखेगी ना। Good morning, ma'am. Good morning, Hello. everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Extremely sorry for the delay. There was some technical issue from my side, so इसलिए थोड़ा सा delay हो गया. So we shall begin in 1 or 2 minutes. Morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. I think Very good morning, ma'am. Very good morning, good ma'am. morning, Morning, ma'am. everyone. And very warm welcome to today's session. I request you all एक 2 मिनट के लिए अगर आप लोग आपके कैमरास ऑन कर ले तो so that I can see you all just for 2 minutes. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. Good morning, Sunil ji. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Morning, everyone. I'm extremely sorry. थोड़ा सा मेरी तरफ से टेक्निकल इश्यू था इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया. I wanted कि टाइम से स्टार्ट हो बट थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी. प्रवीण जी हैं, विक्रम जी हैं. Everyone is there. I request all of you if you can put on your cameras. विक्रम जी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है मुझे. आप एक बार कैमरा ऑन कर लेंगे तो प्रवीण जी 2 मिनट के लिए. Okay, so very warm welcome to today's session. आज हम how to start and run an NGO पे बात करने वाले हैं. And मेरे साथ डॉक्टर विक्रम माली है. मैं 1-2 मिनट लूंगी उनका भी इंट्रोडक्शन क्योंकि वो भी सेशन कंटिन्यू करेंगे. डॉक्टर विक्रम माली नानू भाई एजुकेशन फाउंडेशन से कनेक्टेड है और ऑल ओवर राजस्थान हेड है और उन्होंने एनजीओ मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर रखा है. प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वो प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर राजस्थान करते रहते हैं.
विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप में। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल मैम, थैंक यू फॉर द such a wonderful introduction for me. Thank you so much. अरे यू डिजर्व दिस। एक बार आई वांटेड कि ऑडियंस आप देख पाए, अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे देन आई विल बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। Sure. Can you see me, ma'am? नो, आई एम नॉट एबल टू सी यू। आपका कैमरा, I think so. चलिए कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, इट्स Yeah. ओके। आई थिंक अब हम स्टार्ट करते हैं विक्रम जी। बीच में जहां भी होगा रिमेन कनेक्टेड, है ना? आई जस्ट बिगिन। Sure. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली हम जो सेशन ले रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट एंड रन एन एनजीओ। और बेसिकली इस सेशन में मैं ज्यादा बात इस बात की करूंगी कि आप अगर खुद का एनजीओ रन करना चाहें और खुद के एनजीओ को एस्टैब्लिश करना चाहें तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। मैंने पूरे सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में अपन बहुत जनरल बात करेंगे एक्चुअली व्हाट एन एनजीओ इज, एंड देन उसके बाद हम उसके पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, उसके साथ कौन कौन से एक्ट्स लिंक्ड है उसकी बात करेंगे। एंड उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे फंडिंग पार्ट की, हाउ आर यू गोइंग टू अरेंज फंड्स फॉर योर एनजीओ। ये 3 चीजों की हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक जनरल मीनिंग से कि एक्चुअली है क्या। Wherever you find that you are not able to hear me, please do let me know. आप चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे। बट जहां भी अगर आपको दिक्कत आई तो आप जरूर चैट बॉक्स में मेंशन कर दें। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एनजीओ है क्या। एनजीओ, जिसको भी हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ये एक वो ऑर्गेनाइजेशन है या वो संस्था है विच वर्क्स फॉर social welfare purpose or social motive purpose. It does not work for a business motive. कोई भी नॉन एनजीओ, कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बिजनेस पर्पस से वर्क नहीं करता है। हर एनजीओ का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड सम और द अदर काइंड ऑफ सोशल सर्विस। अब इसमें आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, किस टाइप की सोशल सर्विस? वो कैसी भी सोशल सर्विस हो सकती है। वो गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हो सकती है, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क हो सकता है, वो आपकी सिटी में प्लांटेशन वर्क हो सकता है, वो आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस पे वर्क कर सकते हैं, या ऐसी कोई भी सर्विस हो सकती है। एनजीओ को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, एनपीओ भी बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ हम ये समझते हैं, यहाँ एक मिथ है लोगों के बीच में, एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे हमारे अंदर एक समझ है कि एनजीओ कोई भी प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता, वो कभी प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकता। दिस इज अ कंप्लीट मिथ। एनजीओ को प्रॉफिट कमाना अलाउड है, एनजीओ प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ऑफ कोर्स एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं, टू एन एक्सेप्टेबल लिमिट एनजीओ प्रॉफिट अर्न कर सकता है। बट वहां पर लॉ ने एक कंडीशन रख दी है। कंडीशन ये है कि वो प्रॉफिट उसके पर्सनल बेनिफिट के काम में नहीं आना चाहिए ओनर के। उस प्रॉफिट का इस्तेमाल
आगे सोशल सर्विस जनरेट करने के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीजें जो लोगों को क्लियर नहीं है, सबसे पहले हम उन दोनों चीजों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, मैक्सिमम ऑफ अस हैव दिस फीलिंग कि एनजीओ जो है दे आर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, उनको गवर्नमेंट चलाती है और गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले हम ये बात समझ लेंगे, एनजीओस का गवर्नमेंट से इन जनरल कोई लेना देना नहीं है। एनजीओस आर इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट फंडिंग लेने के लिए आप जरूर गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, बट अदरवाइज एनजीओस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एनजीओ, किसी भी एनजीओ को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। एक तो हमने ये एक चीज क्लियर की। दूसरा, हमने ये एक चीज क्लियर की कि एनजीओ हालांकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी एनजीओ को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक प्रॉफिट कमाना अलाउड है, वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है। लेकिन वहां पर लॉ ने कंडीशन ये रखी है कि वो प्रॉफिट कंप्लीटली यूज होना चाहिए फॉर फर्दर प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस। यहाँ आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या एनजीओस को कमर्शियल एक्टिविटी करना परमिटेड है या नहीं है? कोई भी एनजीओ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एनजीओस को कमर्शियल एक्टिविटी करना लीगली बाय लॉ परमिटेड है। यहाँ मैं एक दो एग्जांपल्स जरूर लेना चाहूंगी, अगर शायद आपने सुना भी होगा तो आप जानते होंगे। साधना एनजीओ फतेहपुरा में उसका हेड ऑफिस है, उदयपुर में, आपने शायद सुना भी हो। साधना एनजीओ कमर्शियल एक्टिविटी अंडरटेक करता है। साधना एनजीओ इज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। साधना एनजीओ हैंडीक्राफ्ट में डील करता है। वहां पे जो बहुत स्लम एरियाज की विमेन है वो आती हैं, वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हैं और उनको सेल करके वो अर्न करते हैं। बट अगेन यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई, उसको आप मेंबर्स में या ओनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उस प्रॉफिट का यूज फर्दर सोशल सर्विस जनरेट करने के लिए ही किया जाएगा। आप बिल्कुल एंड में, सेशन के एंड में वी विल हैव क्वेश्चन आंसर राउंड, लेकिन फिर भी बीच बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आप पूछना चाह रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जरूर लिखते जाएं, आई विल बी आंसरिंग देम। अच्छा, अब एनजीओ को कमर्शियल एक्टिविटी करना अलाउड है, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो बहुत कॉमन है, जो आप सब जानते हैं, लिज्जत पापड़। आप सबने नाम सुना है, श्री महिला गृह उद्योग। अब श्री महिला गृह उद्योग या लिज्जत पापड़ कमर्शियल एक्टिविटी कंडक्ट करता है। अगेन ये एनजीओ वर्क्स फॉर विमेन एम्पावरमेंट। बहुत सारी ऐसी लेडीज, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जो बहुत गरीब स्लम एरिया से आती हैं, उन सारी लेडीज को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और उनके उससे पापड़ बनाना, और इसमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा प्रॉफिट फर्दर सोशल एक्टिविटीज करने में ही काम लिया जाता है, और जो बहुत गरीब महिलाएं हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज कि चूंकि एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, फिर भी उसको प्रॉफिट, एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना अलाउड है। दूसरा, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तीसरा, एनजीओ को कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म करना अलाउड होता है। अब थोड़े से मैं जो बहुत सक्सेसफुल एनजीओज हैं, जो बहुत एस्टैब्लिश्ड एनजीओज हैं, उनका एग्जांपल आपके साथ लेना जरूर चाहूंगी, क्योंकि उसके एग्जांपल से हम और इजीली समझ पाएंगे कि हम अपना खुद का एनजीओ कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आप सबने हेल्पेज इंडिया का नाम जरूर सुना होगा, दिल्ली में हेल्पेज इंडिया है और ये नेशनल लेवल एनजीओ है जो पूरे देश में अपनी एक्टिविटीज करता है। अब हेल्पेज इंडिया एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कैटर करता है। हेल्पेज इंडिया इज फॉर हेल्पिंग ऑल दोज अंडर प्रिविलेज्ड एल्डरली पीपल who do not have access to treatment for their diseases or nobody to care for them, ये उनको टारगेट करता है। ये है हेल्पेज इंडिया। अब हेल्पेज इंडिया के एग्जाम्पल से आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग।
जहां मैंने एनजीओ स्टार्ट करते ही आपसे एक बात कही कि एनजीओ का जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए किसी भी तरीके की सोशल सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसका मतलब यहाँ पर मैं एक चीज पे जरूर एम्फेसाइज करूंगी कि कल को अगर आप खुद का एनजीओ इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस एनजीओ से बिजनेस नहीं कर सकते, आप उस एनजीओ को किसी ना किसी तरीके की सोशल सर्विस जनरेट करने के लिए ही इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब आपका जो मेन मकसद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो सोशल सर्विस जनरेट करना ही होगा, सोशल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी होगी। अब ये आपको तय करना होगा कि आप किस तरीके की सोशल सर्विस देना चाहोगे। आप एजुकेशन की हेल्प करना चाहोगे, हेल्थ में, एनवायरमेंट में, वो आप डिसाइड करेंगे। यहाँ हम ये समझेंगे कि एनजीओ का किसी भी सोसाइटी या किसी भी देश में रोल क्या है उसको भी समझ लेते हैं। एनजीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये वो संस्था है जो सोसाइटी का बेटरमेंट कर पाती है, हर तरीके से सोसाइटी का बेटरमेंट करती है। एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। आपने नोट किया होगा अभी कोविड-19 चल रहा है और इसके चलते बहुत सारे एनजीओज आगे आए जिन्होंने फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, कुछ ऐसे एनजीओज भी आगे आए जिन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ ने सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये समझ लेना है कि हर एनजीओ सोसाइटी का बेटरमेंट करता है, सोसाइटी का भला करता है और सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए तैयार किया जाता है। अब जिस तरह से अगर हम हेल्पेज इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लें तो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे ओल्ड एज पीपल जो जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, जो इतने गरीब हैं कि वो अपनी दवाइयों के, अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा सकते, ऐसे लोगों की हेल्थ इम्प्रोवाइज करा के, ऐसे लोगों को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करवा के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर रहा है। सो इट इज एक्चुअली NGO is helping in betterment of society, not only Helpage India, किसी भी तरह का एनजीओ वो हमेशा एक ही तरफ काम करता है towards the betterment of the society। और दूसरा एक बहुत मेन मकसद हर एनजीओ का रहेगा प्रोवाइडिंग वेलफेयर टू दी अंडर प्रिविलेज। अब अंडर प्रिविलेज लोग वो हो गए, उन लोगों को हम अंडर प्रिविलेज बोलेंगे जो अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल बेसिक नीड्स जो है, हेल्थ की नीड्स, एजुकेशन की नीड्स, फूड की नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे अंडर प्रिविलेज लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे कौन आता है? एनजीओज आगे। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, एबीवीपी। मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पा रही हूँ आप सब लोगों ने एबीवीपी का नाम सुना होगा और आप सब एबीवीपी के बारे में जानते भी होंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये एक पॉलिटिकल एनजीओ है। तो यहाँ हमने और चीज क्लियर समझ ली कि एनजीओ सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बनाए जा सकते हैं या सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए या सॉल्व करने के लिए भी बनाए जा सकते हैं। एट द सेम टाइम एनजीओज पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए भी बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम बिल्कुल मेजर लेवल पर समझें तो एनजीओ, कोई भी एनजीओ या तो वो सोसाइटी के सोशल इश्यूज या सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनते हैं या वो सोसाइटी की पॉलिटिकल इश्यूज और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनते हैं। अब जिनको अगर शायद नहीं पता हो तो मैं आपको एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन एबीवीपी का देती हूँ। एबीवीपी इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और यूथ का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, ताकि वो यूथ और स्टूडेंट्स जो बहुत एनर्जेटिक हैं वो अपनी एनर्जी से देश में बहुत पॉजिटिव बदलाव ला पाए, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कर पाए। इसीलिए एबीवीपी एक और चीज पे वर्क करता है, वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे और यूनिवर्सिटी के में रिफॉर्म्स पे भी बहुत वर्क करता है, ताकि कुछ ऐसी एजुकेशन पैटर्न में जो गलत चीजें लग रही हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पर गलत चीजें लग रही हैं उनको रिफॉर्म किया जा सके।
और बकायदा इसमें स्टूडेंट इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और स्टूडेंट्स को इलेक्ट किया जाता है। ये है ABVP। अब इससे यहाँ जो मैं आगे, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं कि NGO कितने लेवल पर वर्क करता है, अब आगे मैं इस पे बात करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं एक और चीज आपसे बात करना चाहूंगी कि अगर हम देखें NGO मेनली तीन मेन ऑब्जेक्टिव पे काम करता है। पहला कि वो कंट्री की या सोसाइटी की सोशल इश्यूज या सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। दूसरा, वो सोसाइटी में या पूरे देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट ला पाए ताकि देश आगे बढ़े, देश की ग्रोथ हो। और तीसरा कि वो देश में सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएट कर पाए। अब जैसे ही हमने बात की ना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मतलब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी देश का सोशल डेवलपमेंट और किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश का सोशल डेवलपमेंट कब होगा? जब देश के लोग पढ़े लिखे होंगे, मतलब उनको एजुकेशन प्रॉपर मिल पा रही होगी, देश में हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, एनवायरमेंट प्योर होगा, वाटर फैसिलिटीज प्रॉपर होंगी। ये सब चीजें तब मिलेंगी सोशल डेवलपमेंट। और ये सोशल डेवलपमेंट कौन करता है? NGOs। क्योंकि जो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास ना तो एजुकेशन की फैसिलिटी है, ना हेल्थ की फैसिलिटी है, ना उनको क्लीन एनवायरनमेंट मिल रहा है, ना उनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, उनको कुछ भी चीज नहीं मिल रही है। तो उन गरीब लोगों का, उन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का सोशल डेवलपमेंट कौन कर रहे हैं? ये NGOs कर रहे हैं, समाज सेवा करके, देश सेवा करके। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि NGO से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगा? NGO से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल आएगा, क्योंकि जितने ज्यादा NGOs होंगे उतनी ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इस समय इंडिया में 3 मिलियन NGOs हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं, जो अभी रनिंग है। तो ये सारे NGOs एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो ऑब्वियसली उससे लोगों की इकोनॉमिक स्थिति सुधरेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मोर ओवर, जैसा कि मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले बात की थी कि NGOs को कमर्शियल एक्टिविटी करना अलाउड है। तो बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम जनरेट होगी, जिससे पूरी सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये तो मैंने आपसे एक जनरल बात की है कि NGO एक्चुअली है क्या, NGO का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम आगे सेकंड लेवल पर आ पाएंगे। दूसरी एक और बात ये भी समझ लें, NGOs हमेशा वॉलेंट्री बेसिस पर इस्टेब्लिश की जाती है। वॉलेंट्री बेसिस पर इस्टेब्लिश होती है मतलब कुछ लोग अपनी मर्जी से इकट्ठा होते हैं और अपनी मर्जी से ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कोई सोशल सर्विस जनरेट करनी है और वो सोशल सर्विस जनरेट करते हैं, वॉलेंटरीली करते हैं। और NGOs को लीगल स्टेटस मिल जाता है, उनकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी, लीगल आइडेंटिटी बन देती है। लेकिन उनका लीगल स्टेटस या उनकी लीगल आइडेंटिटी तब बनेगी जब वो एक्चुअली अपने आप को अलग अलग एक्ट्स के अंदर रजिस्टर करवाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ हम ये समझ लें, I am taking example of lot of NGOs actually working, जो अभी रनिंग में है, ताकि आप एक बार समझ भी पाए किस तरह से NGOs वर्क करते हैं। अब हम यहाँ ये भी समझ रहे हैं कि NGOs 3 अलग अलग लेवल पर ऑपरेट करते हैं। कुछ NGOs हैं जो लोकल लेवल पर ऑपरेट करते हैं। लोकल लेवल मतलब सिटी लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, या आप कह सकते हो 2-3 शहरों में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे NGOs कहलाएंगे लोकल लेवल, जो एक शहर या 2-3 शहर में ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये लोकल लेवल NGOs हैं। नेशनल लेवल NGOs वो हो गए जो अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज, अपनी सोशल सर्विसेज पूरे ऑलमोस्ट पूरे देश में दे रहे हैं, ये है नेशनल लेवल NGOs। और कुछ ऐसे NGOs हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब they are giving their services, social services
अक्रॉस दी वर्ल्ड, अलग अलग देशों में जाकर वो अपनी अपनी सर्विसेज रहे हैं। अब हम सबसे पहले कुछ लोकल एनजीओ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लोकल एनजीओ में भी मैंने एग्जाम्पल उदयपुर के एनजीओ का ही लिया है, जो उदयपुर में वर्किंग है और सिर्फ उदयपुर में अभी वर्क कर रहे हैं लोकल लेवल पर। सबसे पहले मेरे हिसाब से आप सब ने विद्या भवन सोसाइटी का नाम सुना हुआ होगा। ये एक एनजीओ है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रॉमिस करता है, जो स्पेशली विमेन के लिए, क्योंकि कॉलेज फॉर कॉमर्स, तो मेनली विमेन के लिए, तो के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वो सोसाइटी है। और धीरे धीरे करते हैं इन्होंने करीब करीब अपने 1 डजन इंस्टीट्यूट्स तैयार कर लिए हैं। ये है एक एग्जाम्पल ऑफ लोकल एनजीओ। फिर महावीर जैन विद्यालय संस्थान। अब आप एक और चीज समझिए, जैसे ही मैंने बोला विद्या भवन सोसाइटी, आप देख पा रहे हो कि आपको उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये कोई ऐसा एनजीओ है जो एजुकेशन से या शिक्षा से रिलेटेड है, उस फील्ड से रिलेटेड है। देन दूसरा लोकल एनजीओ, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, महावीर जैन विद्यालय संस्थान। ये भी हमारे उदयपुर का एक स्कूल है। Okay, so Mahavir Jain Vidyalaya Sansthan is registered as a society. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yeah, fine, fine. Yes, ma'am. तो महावीर जैन संस्थान है, ये एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है, क्योंकि अभी मुझे आपको ये भी बताना है कि आप अपने एनजीओ को किस फॉर्म में रजिस्टर करा सकते हैं, तो हम वहां पे हमें ये चीज काम आएगी। फिर हम सब ने नाम सुना होगा पुकार फाउंडेशन। ये ट्री प्लांटेशन का काम करता है पूरे शहर में, पौधे लगाना ताकि हम ग्रीनरी ज्यादा ला पाए, ताकि हम एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर पाए। आप एक चीज क्लियर देख पा रहे हो, मैंने अभी 3 लोकल एनजीओ जो उदयपुर के एनजीओ की बात की है। हर एक एनजीओ का ऑब्जेक्टिव या पर्पस अलग है। एक विद्या भवन सोसाइटी जो क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, एक महावीर जैन विद्यालय वो भी एजुकेशन दे रहा है लेकिन वो सिर्फ बीएड एजुकेशन पे फोकस कर रहा है। पुकार फाउंडेशन जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। एंड देन राजस्थान बाल कल्याण समिति, ये वो एनजीओ है जो छोटे बच्चों की ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट देखता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मतलब वो उसकी एजुकेशनल डेवलपमेंट भी देख रहा है, वो उसकी हेल्थ डेवलपमेंट भी देख रहा है, वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो हमने बात की लोकल लेवल एनजीओज की। ओके, मूविंग फर्दर, अब हम बात कर रहे हैं ऐसे एनजीओ जो नेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। मींस उनकी सोशल सर्विसेज या उनकी सामाजिक सेवाएं पूरे देश में हैं। तो जिसमें अभी हमने बात की थी हेल्पेज इंडिया, क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू आपने सबने सुन रखा है, उड़ान वेलफेयर हो गया, लेप्रा सोसाइटी जो लेप्रेसी से पीड़ित पेशेंट्स हैं उनको डील करते हैं। गूंज आपने बहुत सुना होगा। ये कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो नेशनल लेवल एनजीओ हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल एनजीओ की। ब्रैक,
मेरे हिसाब से ब्रैक एक नाम है, इंटरनेशनल ब्रांड, बांग्लादेश से ओरिजिनेटेड है, जो अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड दे रहा है। ग्रीन पीस एक एनजीओ है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा वर्क करता है। रेड क्रॉस, सेव द, ये कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्क कर रहे हैं। आपको यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल लेवल एनजीओज हैं जो जिनकी फंडिंग इतनी स्ट्रांग है, जिनका लेवल इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मेन काम हो जाता है छोटे छोटे एनजीओज को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। सो आप कभी माइक आप म्यूट कीजिए प्लीज। ओके, सो मैं आपसे बात कर रही थी कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल एनजीओज हैं, इसमें मैं स्पेशली बात कर रही हूँ रेड क्रॉस की, ब्रैक की, ग्रीन पीस की और केयर की। ये 4 वो इंटरनेशनल लेवल एनजीओज हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस जनरेट करना तो है, बट इसके अलावा ये चारों वो एनजीओज हैं जो छोटे छोटे एनजीओज को फंड्स प्रोवाइड करवाती हैं, क्योंकि इनके पास इतने ज्यादा डोनेशन, इतने ज्यादा फंड्स आते हैं कि इनके लिए छोटे छोटे एनजीओज को फंड्स प्रोवाइड करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, लेकिन जबकि छोटे छोटे एनजीओज के लिए फंड्स अरेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये हर इंटरनेशनल एनजीओ एटलीस्ट 15 से 20 छोटे छोटे एनजीओज को फंड जरूर करता है। अच्छा, अब बात करते हैं रिलायंस फाउंडेशन। ये भी आपने जरूर सुना होगा, आप जानते होंगे। रिलायंस फाउंडेशन की हेड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, चेयरमैन है नीता अंबानी। नीता अंबानी इसको रन करती है। 2010 से रिलायंस फाउंडेशन वर्किंग है और ये एक नेशनल लेवल एनजीओ है, पूरे देश भर में इसकी एक्टिविटीज हैं। अब रिलायंस फाउंडेशन किस कॉन्सेप्ट पे चलता है? ये छोटे बच्चों के डेवलपमेंट में ओवरऑल क्या क्या चैलेंजेस है उनको टैकल करके उस पर पूरा वर्क करता है। मतलब ये एजुकेशनल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाता है, ये बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, और रिलायंस फाउंडेशन ने बहुत सारे अभी लेटेस्ट नए नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं जो मेन वर्क करते हैं रूरल डेवलपमेंट में, ताकि रूरल डेवलपमेंट होगा तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोग अर्बन एरियाज में ज्यादा नहीं आएंगे। एवरी 1 ईयर और 2 ईयर रिलायंस फाउंडेशन कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करता है, और वो नया प्रोजेक्ट कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट, कुछ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज फिर से मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि आगे मुझे वो चीज आपको समझानी है, वो कनेक्ट करने मुझे इजी रहेगा। रिलायंस फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड एनजीओ है और इसका रजिस्ट्रेशन है एज अ सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और इसको क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड है तो इसको हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम एक दो और एग्जांपल्स एनजीओस के जरूर लेना चाहते हैं। इफ पॉसिबल आई वुड रियली रिकमेंड कि आप 2-3 एनजीओ से पहले एसोसिएटेड होइए। जब आप उनसे एसोसिएट होंगे तो आप उनकी वर्किंग को समझेंगे, उसके बाद आपके लिए अपना खुद का एनजीओ रन करना इजी हो जाएगा। मैं भी बहुत सारे एनजीओ से कनेक्टेड हूँ, इसीलिए मेरे लिए उनकी वर्किंग समझना इतना आसान हो जाता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन, अभी तक अक्षय पात्र फाउंडेशन इंडिया का नंबर 1 एनजीओ माना जाता है और नेशनल लेवल एनजीओ है ऑब्वियसली। अक्षय पात्र फाउंडेशन किस उस पे कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास फूड फैसिलिटी नहीं है, फूड अवेलेबल नहीं है,
इसलिए उनके पेरेंट्स उनको भेजते हैं कि वो जाके काम करें और पैसा अर्न करें ताकि वो अपने लिए खाना अरेंज कर सकें, और इसकी वजह से वो बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते। इसका मतलब लैक ऑफ फूड फैसिलिटी लीड्स टू लैक ऑफ एजुकेशन। तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए अक्षय पात्र फाउंडेशन स्टार्ट किया गया, जो बच्चों के खाने की व्यवस्था, लंच की व्यवस्था करता है ताकि उनको एजुकेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आए और बच्चे प्रॉपर एजुकेशन ले पाए। फिर दिल्ली की एक एनजीओ बटरफ्लाईज, ये बहुत बड़ी लेवल की एनजीओ है, ये भी बटरफ्लाईज बहुत बड़े लेवल पर है। ये सारे एनजीओ की जो बात कर रही हूँ मैं, ये लोकल लेवल एनजीओ की बात अब मैं नहीं कर रही हूँ। ये सारे रिलायंस फाउंडेशन, अक्षय पात्र, बटरफ्लाईज, नेशनल लेवल एनजीओ की मैं बात कर रही हूँ, है ना। बटरफ्लाईज अगेन दिल्ली का एक एनजीओ है जिसका मेन फोकस था सड़क पर चलने वाले छोटे छोटे बच्चे या छोटे छोटे बच्चे जो फैक्ट्रीज में और इधर उधर काम करते हैं। तो इन्होंने पूरा फोकस ऐसे बच्चों पे किया और उन बच्चों की हेल्थ की और उन बच्चों के ऐसे वल्नरेबल बच्चों को पकड़ा और उन बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ पे पूरा फोकस किया ताकि चाइल्ड एम्पावरमेंट की जा सके, ताकि इन बच्चों को सक्षम बनाया जा सके। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल अब नेक्स्ट बात करने जा रही हूँ। हम बिल्कुल हम दो कॉन्सेप्ट से बाहर आ गए। हमने एनजीओ है क्या वो पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, एनजीओ तीन अलग अलग लेवल पर कैसे काम करता है हमने वो भी समझ लिया। अब हमको ये समझना है कि एनजीओ कौन कौन से प्रोजेक्ट ले सकता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट अंडरटेक कर सकता है या कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो गरीब बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज गरीबों को प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ एनजीओ हैं जो रूरल डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको रिलायंस फाउंडेशन के बारे में बताया। कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो विमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था लिज्जत पापड़ और साधना एनजीओ, दोनों विमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करते हैं। कुछ एनजीओ हैं वो चाइल्ड केयर पे वर्क करते हैं। कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो अलग अलग बीमारियों की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों में। कुछ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देते हैं। कुछ हैंडीक्राफ्ट, कल्चर, रिलीजन के लिए एनजीओ हैं। आपने नोट किया होगा बहुत सारे ऐसे एनजीओ भी बने हुए हैं जिनका मेन मोटिव कुछ उनके स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करना है। कुछ कल्चर और हेरिटेज को बहुत प्रमोट करते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए बनते हैं, कुछ एनिमल केयर के लिए बनते हैं। कुछ ऐसे एनजीओज भी हैं जिसमें आप भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स वो संस्था है जो अपनी रिलीफ सर्विसेज जनरली देती है डिजास्टर के टाइम। जैसे अभी डिजास्टर के टाइम पे पूरे उदयपुर में फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स भी हेल्प कर रहा था। तो ये आपको ये पता चल गया कि आपके लिए क्या क्या एक्टिविटीज पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है, क्या एक एनजीओ कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी ही परफॉर्म कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही सोशल सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है, या वो बहुत सारे अलग अलग एरियाज में सोशल सर्विस प्रोवाइड करा सकता है? ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत सारे ऐसे एनजीओ भी हैं जो सिर्फ किसी एक सेगमेंट में सर्विस, सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक या एजुकेशन या फिर हेल्थ या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे रिलायंस फाउंडेशन जो एजुकेशन सर्विसेज भी दे रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज भी दे रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी दे रहा है और डेवलपमेंट भी करवा रहा है। तो ये आपका कंप्लीटली खुद का डिस्क्रिप्शन है, आपकी मर्जी है, आप जैसा भी चाहें। आप चाहें तो आप बहुत सारी मल्टी एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, आप चाहें तो आप कुछ एक एक्टिविटीज पे ही पूरा फोकस भी कर सकते हैं। अब सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करके हम सेकंड पार्ट पे आ गए, जो मैंने आपसे बात की थी कि रजिस्ट्रेशन पार्ट पे आ गए, है ना। रजिस्ट्रेशन पार्ट की हम बात करते
वी आर कमिंग नाउ टू द सेकेंड पार्ट। हमने एक पार्ट एनजीओ का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन के पार्ट में। अब आपको जब अपना एनजीओ फॉर्म करना है, तो एनजीओ फॉर्म करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, अब उसकी बात करते हैं। आपका सबसे पहला काम होगा कि आप आपके एनजीओ का पर्पस डिसाइड कर ले। किस पर्पस से, किस मेन ऑब्जेक्टिव से आप अपना एनजीओ फॉर्म कर रहे हैं, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है। तो सबसे पहले आपको खुद को ये डिसाइड करना होगा, क्या आप अपना एनजीओ फॉर्म करने चाह रहे हो एजुकेशन फैसिलिटीज गरीब बच्चों को देने के लिए, या फूड फैसिलिटीज के लिए, या चाइल्ड केयर करना चाहते हो। आपका क्या मकसद है, मिशन क्या है, वो आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे। जैसे ही आपने आपका मिशन, आपका पर्पस डिसाइड कर लिया, अब आपको आपके एनजीओ के लिए एक नाम डिसाइड करना है। वंस यू विल बी सिलेक्टिंग अ नेम फॉर योर एनजीओ, आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो नाम आप अपने एनजीओ के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो किसी एग्जिस्टिंग एनजीओ के नाम से सिमिलर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, आप जो भी नाम सिलेक्ट करें वो आपके मिशन को, आपके पर्पस को रिफ्लेक्ट करता हुआ हो, उससे आपके एनजीओ का पर्पस पता चले, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से एग्जाम्पल ले रही हूँ, विद्या भवन सोसाइटी की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। विद्या भवन सोसाइटी का नाम सुनते ही हमको पता चल जाता है कि ये वो एनजीओ है जो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है या एजुकेशन से रिलेटेड है। नाम से उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस एनजीओ का पर्पस और मिशन पता चल गया। फिर हमने दूसरी अभी बात की थी एबीवीपी की। एबीवीपी हमें फिर से नाम से ही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कोई ऐसी संस्था, ऐसा एनजीओ है जो पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए या पॉलिटिकल पर्पस से है। फिर CRAI, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ये वो एनजीओ है जो छोटे बच्चों की केयर और डेवलपमेंट के, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है चाइल्ड राइट्स, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो एनजीओ है छोटे बच्चों की केयर और डेवलपमेंट के लिए है। अब आपने दो स्टेप कंप्लीट कर लिए। आपका पर्पस क्या है, आप कौन सी सोशल सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले हो, मिशन क्या है ये डिसाइड कर लिया। आपने आपके एनजीओ का नाम भी डिसाइड कर लिया। अब आपको आपके एरिया, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, उस रजिस्ट्रार ऑफिस पे आप जाएंगे, वहां पर आपको एक 50 रुपीज का फॉर्म मिलेगा। आप वो फॉर्म लेंगे। ये प्राइस जो 50 रुपीज है, थोड़ा स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा वेरी करता है, बहुत नहीं। तो आप उस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, वहां पर आप वो फॉर्म परचेज करेंगे, आप वो फॉर्म फिल करेंगे। उस फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जो मैं अभी बताऊंगी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। और उसके बाद आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं आपके एनजीओ के रजिस्ट्रेशन की। यहाँ मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, अब गवर्नमेंट ने एनजीओ के फॉर्मेशन के लिए चीजें बहुत आसान कर दी हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फिजिकली डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रार ऑफिस की वेबसाइट पे जाकर, अपने डिस्ट्रिक्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर, वहां पर ऑनलाइन ही फीस पे करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, साथ में आप स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या एनजीओ के लिए कंपलसरी है कि वो रजिस्टर्ड होना ही चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने एनजीओ में काम कर सकते हैं बिना उसका रजिस्ट्रेशन करवाए। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना एनजीओ का, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में आपको आपके एनजीओ के लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिले, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आपका एनजीओ रजिस्टर्ड होगा। फिर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट फंडिंग भी चाहिए, गवर्नमेंट से पैसा चाहिए, गवर्नमेंट फंडिंग भी आपको तभी मिल पाएगी जब आपका एनजीओ रजिस्टर्ड होगा। तो गवर्नमेंट सिर्फ
रजिस्टर्ड एनजीओस को ही रिकॉग्नाइज करती है, अनरजिस्टर्ड एनजीओस को वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है। अब देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी बात की थी, आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं एनजीओ क्रिएट करने के लिए, इसलिए मैंने आपको उस समय उसे लिंक कर दिया था ताकि आप समझ पाएं। आपको जब अपने एनजीओ को रजिस्टर करवाना है तो आपके पास 3 अलग-अलग एक्ट्स हैं जिसमें आप अपने एनजीओ को रजिस्टर करवा सकते हैं। 1, कंपनीज एक्ट 2013, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अब ये तीनों एक्ट क्या है, अब ये समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कवर कर रहे हो, आपको ये बहुत क्लियर डिसाइड करना पड़ेगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, उस 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आप अपने एनजीओ को फॉर्म कर सकते हैं एज अ कंपनी या एज अ सोसाइटी या एज अ ट्रस्ट। आप तय करेंगे कि आपको अपने एनजीओ को एज अ कंपनी रजिस्टर करवाना है या एज अ सोसाइटी रजिस्टर करवाना है या एज अ ट्रस्ट रजिस्टर करवाना है। अगर आप अपने एनजीओ को एज अ कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कौन से एक्ट के अंडर, कंपनीज एक्ट 2013। तो आपके लिए काम का एक्ट कौन सा है, सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप अपने एनजीओ को एज अ सोसाइटी फॉर्म करते हैं तो आपके लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और अगर आप अपने एनजीओ को फॉर्म करते हैं एज अ ट्रस्ट तो आपको कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अब ये हुई बात, आपको अब मैं जो बात करूंगी, मैं तीनों के, सोसाइटी के, ट्रस्ट के और कंपनी के फीचर्स आपसे डिस्कस करूंगी, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपको आपके एनजीओ को एज अ कंपनी चलाना है, एज अ सोसाइटी चलाना है या एज अ इंडियन ट्रस्ट एक्ट चलाना है। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप अपने कंपनी को अपने एनजीओ को एज अ कंपनी भी फॉर्म करते हो तो इट हैज टू बी अ चैरिटेबल कंपनी, वन थिंग। और अगर आप अपने एनजीओ को फॉर्म करते हो एज अ ट्रस्ट तो इट हैज टू बी अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके फाइन। अब आप यहाँ थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन पर साथ साथ बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच यू शुड बी अवेयर ऑफ जब आप अपने एनजीओ को फॉर्म करते हैं, एज डिसाइड करते हैं आप उसको फॉर्म करेंगे एज अ चैरिटेबल कंपनी, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करना ही होगा, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी फॉर्म करनी है, अगर एनजीओ को कंपनी के फॉर्म में चलाना है तो आपको पहले 2 डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएंगे MCA के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। वो आपके प्रोजेक्ट को, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को थरली इन्वेस्टिगेट करेगा और अगर वो पूरा कॉन्फिडेंट है, पूरा कन्विंस है कि आप जो एनजीओ रन करना चाह रहे हैं वो जस्टिफाइड है, तो वो आपके कंपनी को रजिस्टर कर देगा, आपके एनजीओ को रजिस्टर कर देगा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। अब अगर आप ये सोचते हैं कि अब आपको आपके एनजीओ को रजिस्टर कराना है एज अ सोसाइटी, सोसाइटी जब आप फॉर्म करते हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करने पड़ेंगे और रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करने के लिए आप वहां पर भी मेमोरेंडम बनाएंगे या बायलॉज फॉर्म करेंगे। आपके वो बायलॉज आप फिर सोसाइटीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा कराते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज डिसाइड करेगा कि उसको आपको अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना। यहाँ थोड़ा सा आपको कंपैरिजन समझना है। अगर आप
आपके एनजीओ को चलाना चाहते हैं एज अ चैरिटेबल कंपनी, एज अ सेक्शन 8 कंपनी, तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर किसके पास जाएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। लेकिन अगर आप आपके एनजीओ को चलाना चाहते हैं एज अ सोसाइटी, तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स विद बायलॉज लेकर कहाँ जाएंगे? आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो ये डिफरेंस भी आपके लिए समझना जरूरी है। फिर अगर आप आपके एनजीओ को फॉर्म करते हैं एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो आपको आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा वहां क्या बनेगा? ट्रस्ट डीड। वो ट्रस्ट डीड जिसमें आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके सारे बायलॉज, हर चीज मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी ताकि आप उसको क्लियर समझ पाए। आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है। लाइक अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट के लिए आपको बनानी है ट्रस्ट डीड। अगर आप सोसाइटी बना रहे हैं तो वहां आपको बनाना है बायलॉज या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों फॉर्म करने हैं। अच्छा, नाउ आई वुड बी टॉकिंग टू यू वन बाय वन। अब मैं एक एक करके सेक्शन 8 कंपनी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो बात करेंगे। फिर सोसाइटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी बात करेंगे, एंड फिर हम उसके बाद बात करेंगे फीचर्स ऑफ ट्रस्ट। अभी इफ आई एम टॉकिंग ऑफ कंपनी, इफ यू थिंक, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको अपना एनजीओ रजिस्टर कराना है एज अ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या एक चैरिटेबल कंपनी, ये सेक्शन 8 कंपनी पहले सेक्शन 25 था, क्योंकि कंपनीज एक्ट जो अमेंडमेंट 2013 है वो पहले था कंपनीज एक्ट 1956। तो अब यहाँ पर एक चीज हम समझेंगे, अगर आप अपने एनजीओ को रन करना चाहते हैं एज अ सेक्शन 8 कंपनी, तो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज ये है कि आपको अभी गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, उस अमेंडमेंट में इसने क्लियरली डिक्लेयर कर कि हर एनजीओ जो एज अ कंपनी फॉर्म होगा उसको अपने स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी फंड्स आ रहे हैं, हर चीज आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो वो एनजीओ के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पर मैं एक और चीज ब्रीफ करना चाहती हूँ बिफोर आई डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑल द थ्री। कंपनी के फॉर्म में एनजीओ बनाना, या सोसाइटी के फॉर्म में एनजीओ बनाना, या ट्रस्ट के फॉर्म में एनजीओ बनाना, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपनी फॉर्म में एनजीओ फॉर्म करना, क्योंकि कंपनी फॉर्म में एनजीओ फॉर्म करने में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो इतनी कॉम्प्लिकेशंस फेस नहीं करना चाहते, जो इतना डिफिकल्टीज फेस नहीं करना चाहते, दे ऑलवेज प्रेफर कि वो सोसाइटी या ट्रस्ट के फॉर्म में ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करें। और ट्रस्ट और सोसाइटी में भी सबसे आसान है सोसाइटी के फॉर्म में अपनी एनजीओ को रन करना। सोसाइटी के फॉर्म में अगर आप अपने एनजीओ को रजिस्टर कराते हैं तो 15 से 20 दिन या महीने भर में आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाता है। तो इजीएस्ट ऑफ ऑल द थ्री इज सोसाइटी फॉर्म ऑफ एनजीओ, और कंपनी फॉर्म ऑफ एनजीओ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पर कुछ और चीज समझेंगे। अगर आप अपने एनजीओ को रन करना चाहते हैं एज अ सेक्शन 8 कंपनी, तो आपके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस, बल्कि उसकी जगह आपको क्या वर्ड्स यूज करना अलाउड है? फाउंडेशन, इंस्टीट्यूशन, चैम्बर, एसोसिएशन। अब ऐसा क्यों? जैसे ही आप अपने एनजीओ के नाम के आगे ये वर्ड यूज करेंगे, फाउंडेशन, फेडरेशन, चैम्बर, इससे क्लियर हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है एज अ सेक्शन 8 कंपनी। अब मेरे हिसाब से आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना भी होगा यंग इंडियन, इसको आप गूगल पे और सर्च कीजिएगा, यंग इंडियन फाउंडेशन।
ये एक एनजीओ है जिसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी रन करते हैं। ये चलती है, ये यंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन चलती है एज अ सेक्शन 8 कंपनी, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसको एस्टैब्लिश किया है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। तो यहाँ पर आपको एक और चीज क्लियर समझनी है, अगर आप अपने एनजीओ को सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में एस्टैब्लिश करते हैं तो क्या क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हो। हेल्थ एजुकेशन तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हो, इसके अलावा आप रिलीजन प्रमोट करने के लिए भी एनजीओ फॉर्म कर सकते हो, कल्चर के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, आप आर्ट सेंटर खोलने के लिए भी एक एनजीओ खोल सकते हो, आप लीगल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी अलग अलग एनजीओज इन द फॉर्म ऑफ कंपनी खोल सकते हो। आपने बहुत बार नोट किया होगा, बहुत सारे वकील, बहुत सारे लॉयर्स एक साथ कंपनी फॉर्म करते हैं, लेकिन वो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी की ना बनाकर नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बना लेते हैं, मतलब एनजीओ फॉर्म कर लेते हैं, और उसका मकसद क्या होता है, लीगल अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करना। तो आप स्पोर्ट्स के लिए भी एक कंपनी एनजीओ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए भी एनजीओ खोल सकते हो। तो ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जो आप कंपनी में प्रोवाइड करवा सकते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीजें जरूरत है। I have received lot of questions. Once let me finish with the presentation, then I'll take over the questions also, right? अब आप समझ लो सेक्शन 8 कंपनी के लिए जरूरतें क्या क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी समझ लो। अगर आप एनजीओ को फॉर्म करना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, तो आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, 2 डायरेक्टर, उसके अलावा आपको कम से कम 2 शेयर होल्डर्स चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, आपने सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म की है, एनजीओ है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको आप एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब जब आप अपने एनजीओ